नमस्कार, आप देख रहे हैं योर मनी और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। लेकर हाजिर है आपका मनपसंद शो, जहां पर आपके लिए हर शो में होता है कुछ खास, और खास तौर पे आप अपने पैसों को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप कमाते तो अच्छा है, लेकिन उन्हें कमाने के साथ बचाना भी ज़रूरी है, और बचाने के साथ उनको बढ़ाना भी ज़रूरी है। जीवन में बहुत सारे काम होते हैं जो आप करना चाहते हैं और उनके लिए पैसों की ज़रूरत होती है, और अगर ये पैसे आसानी से ना आए, आपको इनके लिए इधर उधर की जुगत लगानी पड़े, उससे बेहतर है कि आप पैसों को पहले कमा के बचाएं, और बचा के मल्टीप्लाई करने का गुर अगर सीख लेते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और योर मनी वही काम करता है, तो आज भी ये काम जारी रहेगा। आप अपने सवाल हमें भेजते हैं। फिर से एक बार हमें ईमेल आईडी को नोट कीजिए, yourmoney@nw18.com। ईमेल इसलिए क्योंकि सवाल आपके कंपैरेटिवली थोड़े बड़े रहते हैं। व्हाट्सएप पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट फिर भी जिन्हें व्हाट्सएप पसंद है या उसमें ज़्यादा सुविधा लगती है, 7045222200, यहाँ भी आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। फेसबुक और एक्स पर शो लाइव जाता है, तो यहाँ पर भी आप सवाल भेज सकते हैं। तो कई ऑप्शन है आपके पास सवाल भेजने के लिए, और बाकी हम पर छोड़िए, हम आपके सारी फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ी हर चीज़ का जवाब देंगे। और आज के शो में हमारे साथ जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो हैं ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। नमस्कार विपिन जी। नमस्कार सर। तो आज पंकज जी के साथ हम ढेर सारी बातें करेंगे, और जैसा हमने कहा कि यहाँ पर आपके सवाल तो होते ही हैं, लेकिन साथ में हम आपको थोड़ा इन्फॉर्म्ड करने की भी कोशिश करते हैं, थोड़ा आपकी जागरूकता बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कुछ ऐसी चीज़ें शुरुआत में डिस्कस करते हैं ताकि आप भी इस म्यूचुअल फंड और इस पर्सनल फाइनेंस की दुनिया को बेहतर तरीके से जानें। और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे इंडेक्स फंड्स और ETF के बीच में जो सिमिलरिटीज़ हैं उनके बारे में। तो पंकज साहब, क्या होते हैं ये इंडेक्स फंड और ETF, और इन सब के बीच को कैसे समझे? एक आम दर्शक जिसको ज़्यादा मालूम नहीं इन सारी चीज़ों के बारे में, उसको कैसे समझाएंगे हम? बिल्कुल, देखिए बहुत सारे इंडेक्स होते हैं। वो ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स हो सकते हैं, जैसे कि निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, सेंसेक्स, या मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स, या इसके अलावा कुछ थीमेटिक या सेक्टरल इंडेक्स भी हो सकते हैं, जैसे बैंकिंग या IT इंडेक्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, इस तरह से। अब ये है, यदि आप इन इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दो चॉइस हैं। एक है इंडेक्स फंड, जो बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह है, पैसिव फंड है। दूसरा है ETF, वो भी पैसिव है, उसका भी निवेश जो हो रहा है वो आपके इंडेक्स के ही समान है। यानी कि जैसे मैंने बात की निफ्टी 50 की, जब निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो अल्टीमेटली आपका पैसा जो निफ्टी 50 में जो 50 स्टॉक्स हैं उन्हीं में जाएगा, और यदि निफ्टी 50 ETF में करेंगे तब भी वहीं जाएगा। लेकिन जो ETF होता है वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है, जैसे आप शेयर्स को बेचते खरीदते हैं, उसी तरह से ETF की ट्रेडिंग होती है। तो यदि आप इंडेक्स फंड में निवेश कर रहे हैं तो उसकी जो NAV है दिन में एक ही बार बदलती है, यानी कि मार्केट क्लोज होगा उसके बाद NAV बदलेगी, उस NAV पर आपको यूनिट्स अलॉट होंगी। लेकिन ETF में जैसे शेयर का प्राइस दिन में कई बार बढ़ता रहता है, घटता रहता है, उसी तरह से ETF का प्राइस भी बढ़ता रहता है, घटता रहता है। तो रियल टाइम बेसिस पर आप मार्केट आवर्स में उसे बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली दोनों एक ही चीज है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि म्यूचुअल फंड में NAV दिन में एक बार चेंज होती है, और ETF में आपकी रियल टाइम बेसिस पर होती है। यदि आप ऐसा कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में लिया बेचा, तो डेफिनेटली ETF आपकी बेटर चॉइस होगी। लॉन्ग टर्म पे होल्ड कर रहे हैं तो उस केस में इंडेक्स फंड में आप निवेश करें, SIP भी कर सकते हैं और लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये है थोड़ा डिफरेंस। दूसरी बात, कॉस्ट को लेकर भी थोड़ा अंतर होता है। जो ETF है वो डीमैट में बाय किया जाता है, डीमैट मैंडेटरी है, और उसकी कॉस्ट आपके इंडेक्स फंड से भी कम होती है। हालांकि इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो एक्टिव फंड के मुकाबले जो कॉस्ट है वो कम ही रहती है, लेकिन ETF में और भी कम हो जाती है। तो ये भी एक अंतर है कि कॉस्ट के हिसाब से। लास्ट एक चीज है लिक्विडिटी। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, यानी कि इंडेक्स फंड में निवेश कर रहे हैं, तो आपका जो फंड हाउस है वो आपसे बाय कर रहा है, तो कभी भी आप बेच सकते हैं। लेकिन ETF में क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में बायर होंगे तो आप बेचेंगे, तो कभी कभी यदि कोई ऐसा इंडेक्स है जिसमें बहुत लिक्विडिटी नहीं है तो वहां पर थोड़ा सा लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर प्रीमियम या डिस्काउंट भी हो सकता है। डिमांड ज्यादा है अगर उस इंडेक्स की, तो इंडेक्स के मुकाबले थोड़ा प्रीमियम भी हो सकता है। ये भी थोड़ा अंतर है। तो इन शॉर्ट, अगर निवेशकों को लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है, म्यूचुअल फंड बेटर है। अगर एक लमसम में करना है, शॉर्ट टर्म में कॉल लेनी है, तो उस केस में ETF बेटर हो सकता है।
तो पंकज जी, खैर आपने समानताएं भी बता दी, क्या अंतर है वो भी बताया, क्यों किसके लिए क्या बेहतर है वो भी बताया, लेकिन ज़्यादातर अगर मैं बात करूं तो इसमें से ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है, इंडेक्स फंड या फिर ईटीएफ? ज़्यादा लोग कहाँ निवेश करना पसंद करते हैं? जी, देखिए अभी इंडिया में ईटीएफ में उतना ज्यादा निवेश नहीं किया जाता। रिटेल पार्टिसिपेशन जो है वो इंडेक्स के फंड्स में करते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि दोनों चीजों में अपने अपने फायदे और नुकसान है। नुकसान मतलब कॉस्ट के हिसाब से बात कर लीजिए, लिक्विडिटी की बात कर लीजिए। अदरवाइज अल्टीमेटली आपका पैसा जा तो एक ही जगह पे रहा है। यदि आपने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में किया है या निफ्टी 50 ईटीएफ किया है, तो अल्टीमेटली जो निफ्टी 50 इंडेक्स में 50 स्टॉक्स हैं, उन्हीं में आपका पैसा जा रहा है। तो मार्केट जैसा बिहेव करेगा उस हिसाब से रिटर्न सेम ही होंगे। लेकिन अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो स्पेशली डीमैट खोलना, फिर उसमें ईटीएफ में निवेश करना, उसके बजाय मुझे लगता है कि आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में ही करें या निफ्टी 100 जिसमें भी करना चाह रहे हो, इंडेक्स फंड में ही कर लें। पर ऑलरेडी अगर आपके पोर्टफोलियो में शेयर्स हैं, आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, उस केस में ईटीएफ में भी निवेश किया जा सकता है। तो एक ईटीएफ क्योंकि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है तो बिल्कुल एक शेयर की तरह ही बिहेव करता है, उसके लिए फिर आपको डीमेट भी चाहिए। लेकिन इंडेक्स फंड में आपके लिए सहूलियत है कि आपको ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। हाँ, आपका पैसा वहीं जा रहा है, यानी कोई भी इंडेक्स पकड़ लें, ऑटो इंडेक्स है तो जो उस इंडेक्स के शेयर होंगे वहीं जाएंगे। जो निफ्टी 50 जैसा उदाहरण दिया पंकज जी ने, वो अपने आप में एक इंडेक्स है, वहीं जाएगा। इसी तरह सेंसेक्स है, वहीं जाएगा। ठीक है। तो पंकज जी, हालांकि आपने बताया कि जिसको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है उसे क्या लेना है, जिससे शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना है उसे क्या लेना है, लेकिन फिर भी किसी के आइडियल पोर्टफोलियो में किसको जगह मिलनी चाहिए? देखिए, दोनों चीजें हो सकती हैं। अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और आपको लगता है कि जैसे मैंने कहा कि रियल टाइम बेसिस पे बाय किया जा सकता है और दिन में आपको लग रहा है कि मार्केट में थोड़ा सा सही प्राइस है और ये बढ़ सकता है, आपने उस वक्त पे बाय करना है, तो आप ईटीएफ बाय कर लीजिए। दूसरी बात, ये मैंने कॉस्ट की बात की, तो क्योंकि वैसे तो इंडेक्स में अगेन कॉस्ट कम ही होती है, लेकिन फिर भी ईटीएफ में और भी कम होती है। तो जिनका ऑलरेडी डीमैट अकाउंट है वो बिल्कुल सोच सकते हैं ईटीएफ में निवेश करने के बारे में। पर अलग से आप डीमैट खोलेंगे, आप करते नहीं थे, आप अभी आपको करना है तो डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो फिर मेरे हिसाब से आपके लिए म्यूचुअल फंड मतलब इंडेक्स फंड ही सही है। एक बात और कहूंगा, क्योंकि ईटीएफ में एसआईपी करना इतना आसान नहीं होता है। आप अगर इंडेक्स फंड में करते हैं तो एसआईपी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ईटीएफ में कम से कम एक ईटीएफ बाय करना होता है। तो उसका जो मतलब आपको निवेश करना है, आपने माना कि 2000 रुपये ही करना है, तो 2000 रुपये एग्जैक्ट नहीं हो सकता, थोड़ा ऊपर या नीचे होगा। तो इसके लिए मेरे हिसाब से एसआईपी के लिए बिल्कुल आप सोचिए इंडेक्स फंड के बारे में। लमसम में करना है थोड़ा पैसा तो आप ईटीएफ में कर सकते हैं, बशर्ते आपका ऑलरेडी डीमैट अकाउंट है। चलिए, तो बात क्लियर हो गई। तो वो एक तरह का शेयर ही मान लीजिए ईटीएफ को, और उसके लिए डीमैट तो चाहिए ही चाहिए, जैसे आप कोई और शेयर खरीदते हैं। और लमसम जब आपको इकट्ठा पैसा डालना है, एसआईपी एक अलग तरीके का सिस्टमेटिक, उसका नाम ही है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी आप अपना कुछ पैसा हर महीने निकाल के रखते हैं, धीरे धीरे एसआईपी में जाता रहता है, वो इंडेक्स फंड में जाएगा। लेकिन कुछ लमसम पैसे आ गए, आपके पास डीमैट अकाउंट है तो अच्छा। तो पंकज जी, एक सवाल और मेरे मन में आया कि मेरे पास डीमैट भी है, मेरे पास एक अच्छा अमाउंट भी आया और मैं ईटीएफ में लगाऊं, क्या रिटर्न या फायदा ज्यादा होने के चांसेस होते हैं? बिल्कुल, अगर लमसम में करना है आपको तो जैसा आपने कहा तो ईटीएफ में लगा लीजिए। ज्यादा फायदा इसके लिए हो सकता है, जो मैंने कहा कि वहां पर जो कॉस्ट है वो इंडेक्स फंड के मुकाबले भी कम है। तो इसके लिए उस हिसाब से लमसम पैसा है तो आप बिल्कुल म्यूचुअल मतलब इंडेक्स फंड में लगाने के बजाय ईटीएफ में कर सकते हैं। और टैक्स के हिसाब से शायद ये सवाल भी लोगों के मन में आ रहा होगा, उसमें दोनों सेम है, चाहे आप म्यूचुअल फंड में करें या ईटीएफ में करें। अगर वो इक्विटी ईटीएफ है, निफ्टी 50 निफ्टी 100 या जो भी मैन्युफैक्चरिंग या फिर आईटी जो भी कर रहे हैं, इक्विटी फंड है, तो चाहे आपने इक्विटी इंडेक्स फंड किया है या फिर आपने इक्विटी ईटीएफ किया है, दोनों में आपको टैक्स जो है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स वो एक जैसा रहेगा। तो बिल्कुल टैक्स के हिसाब से सेम है, बस लमसम में है, डीमैट ऑलरेडी है, आप शेयर्स में करते हैं तो आप ईटीएफ में बिल्कुल बाय कर सकते हैं। और ये देख लीजिए कि ऐसा ईटीएफ मतलब जो एग्जांपल दे रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं, निफ्टी 50 निफ्टी 100, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जहां पर ट्रेडिंग ज्यादा नहीं होती है, वहां लिक्विडिटी का दिक्कत आ सकती है। आपने बाय तो कर लिया और सेल करते समय शायद दिक्कत हो। तो अगर आपकी ब्रॉड बेस जो है, चाहे वो निफ्टी 150 मिड कैप हो, निफ्टी स्मॉल कैप 250 हो या 50 100 जो हम बात करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने ऐसे इंडेक्स में किया जहां पर ट्रेडिंग कम होती है तो फिर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, वो आपको देखना चाहिए।
ठीक है, चलिए, तो ये इंडेक्स फंड और ईटीएफ्स के बीच का डिफरेंस आई थिंक क्रिस्टल क्लियर है। आपकी चॉइस पर निर्भर करेगा, आपकी सिचुएशन पर निर्भर करेगा, आप किस तरीके से निवेश को करना चाह रहे हैं उस पर निर्भर करेगा। डीमेट है कि नहीं, डेफिनेटली उस पर भी निर्भर करेगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए, अब आज के बाद आप इंडेक्स और ईटीएफ के बारे में सब कुछ जानते हैं जितना आपको जानना चाहिए। राइट, चलिए, तो ये हो गई ज्ञान की बात और आप शुरुआत करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। पहले कॉलर है हमारे साथ मिस्टर अविनाश गुप्ता, कॉल आया है अयोध्या से। सर प्रणाम आपको बहुत बहुत, अयोध्या से आप कॉल कर रहे हैं। हाँ जी, और बिल्कुल बिल्कुल, अब सवाल भी बता दीजिए फटाफट। जी, मैंने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया है और मैं ये भूल गया था, उसके अलावा मेरा एक सुकन्या भी चल रहा है 10,000 रुपये पर मंथ का। ओके, तो चलिए, सही कह रहे हैं, आपका पोर्टफोलियो हमारे पास है। तो अविनाश जी अभी 33 साल के हैं और मंथली एसआईपी 30,000 की कर रहे हैं। ये रही चारों आपकी। 10,000 आप मोतीलाल ओसवाल लार्ज और मिड कैप में लगाते हैं। बाकी के जो पैसे हैं 7-7 हज़ार HDFC फ्लेक्सी कैप, ICICI प्रू लार्ज कैप और बचे हुए 6,000 रुपये निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में आप डाल देते हैं। और 18 साल के लिए निवेश। अच्छा, कोई खास कारण है 18 साल चुनने के लिए? सर, मेरी बेटी जब पैदा हुई थी तब मैंने शुरू किया था और मेरा ये है कि उसकी पढ़ाई के लिए टारगेट है मेरा। बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी बात है। आप अपने बिटिया के लिए एक अच्छी प्लानिंग अभी से कर रहे हैं और आपने शुरुआत कर दी जब से वो इस दुनिया में आई। बहुत बढ़िया है। तो अब पोर्टफोलियो कैसा है और आपका लक्ष्य? अच्छा, कोई लक्ष्य आपने नहीं लिखा सर? नहीं, मेरा लक्ष्य कोई नहीं है, मैं रिव्यू कराना चाहता हूँ। बढ़िया है, ठीक है। तो पंकज जी, एज सच कोई इन्होंने टारगेट सेट नहीं किया है, बस ये कि बिटिया के लिए एक धनराशि जमा कराना चाहते हैं उसके उज्जवल भविष्य के लिए, जब तक वो 18 साल की हो जाए। और 30,000 रुपये हर महीने डालते हैं। 4 फंड है, रिव्यू चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए, पहले अगर बात करें कितना पैसा बन सकता है, आपने टारगेट सेट नहीं किया है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि लगभग कितना आप उम्मीद कर सकते हैं। तो 30,000 की एसआईपी और 1,65,000 रुपया जो ऑलरेडी इकट्ठा हो चुका है, अगर हम 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ यहाँ पर मानकर चलें तो 18 साल में करीब 2,26,00,000 रुपए आप इकट्ठा कर पाएंगे। और वहीं यदि आप स्टेप अप कर लेते हैं, क्योंकि जब भी बात होती है लॉन्ग टर्म की, तो उम्मीद की जाती है कि आपकी इनकम बढ़ेगी साल दर साल। और उस हिसाब से यदि हम 10% के हिसाब से भी यहाँ पर स्टेप अप करें तो 18 ईयर्स में जहां अदरवाइज 2,26,00,000 रुपए इकट्ठा होते हुए दिखाई दे रहे थे, अगर 10% से स्टेप अप करते हैं तो उस केस में आप करीब 4,21,00,000 रुपए इकट्ठा कर पाएंगे। तो इसके लिए स्टेप अप जरूर करने की कोशिश करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में पैसे की वैल्यू काफी कम हो जाती है महंगाई की वजह से। अब बात करते हैं फंड्स की। जो स्कीम्स हैं सभी अच्छी हैं आपके पोर्टफोलियो में। लार्ज कैप में एलोकेशन थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि लार्ज कैप फंड भी है, जो फ्लेक्सी कैप फंड आपके पास है उसका एलोकेशन भी लार्ज कैप में है, और साथ ही लार्ज एंड मिड कैप फंड भी आपके पास है। तो एक सलाह है, फंड्स स्कीम सारी अच्छी है, कोई इसमें बदलाव नहीं करना है। और यदि आप ऐड करना चाहें तो एक मिड कैप फंड आप ऐड कर लीजिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। वो या तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड हो सकता है या फिर HDFC मिड कैप फंड हो सकता है। दोनों में से कोई भी एक मिड कैप फंड आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। बाकी जो स्कीम अभी हैं वो सभी अच्छी हैं। चलिए जी, तो बढ़िया है। 2 इंपॉर्टेंट बातें जो सर ने बताई वो ये कि 12% के लिहाज से 18 साल में अभी आप जो पैसा लगा रहे हैं बन जाएगा 2.25 करोड़ के आसपास। लेकिन अगर सिर्फ 10% की इंक्रीमेंट आप हर साल कर देते हैं तो दुगनी रकम पाएंगे, करीब करीब 4,20,00,000 रुपए। तो ज़रूर देख लीजिएगा इस पॉइंट को, अगर आपके लिए है वो कोई दिक्कत नहीं है करने में तो ज़रूर करिएगा। फंड सिलेक्शन बढ़िया है, निवेश को जारी रखना है। पोर्टफोलियो में जैसा उन्होंने कहा मिड और मिड कैप फंड उसको और जोड़ लें, और उसके लिए उन्होंने आपको दिया है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। ये आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं और बेहतर रिजल्ट्स के लिए। ठीक है, तो ये अविनाश जी आपको सलाह हो गई। और इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और इंटरेस्टिंग सवाल। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं योर मनी और हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। पंकज मिटपाल जी हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे अगले कॉलर मिस्टर हिमांशु भी आ गए हैं फोन लाइन पर। हिमांशु जी मुंबई से कॉल कर रहे हैं। हिमांशु, बहुत बहुत स्वागत है, वेरी गुड इवनिंग। क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग सर, नमस्ते हमारे एडवाइजर को भी। एंड सर एक्चुअली मुझे अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना था।
और मतलब मुझे बेसिकली मतलब एक्चुअली मैंने जब स्टार्ट किया था तो एक बहुत ही मिनिमल अमाउंट से स्टार्ट किया था। तो अभी फिलहाल मेरा पर मंथ का SIP 1,15,000 है, जैसा कि मैंने क्वेश्चन में इंक्लूड किया था। तो अभी एक्चुअली क्या हो गया कि काफी सारे फंड्स ऐड होते गए बीच रास्ते में, और फिर मतलब वो थोड़ा क्लटर्ड लग रहा है, और डाइवर्सिफिकेशन वाइज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कम ही कुछ एक सेक्टर में है जहाँ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड लग रहा है। तो मुझे थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना था, बट एट द मोमेंट मतलब फंड्स इंक्रीज नहीं करने हैं, बेसिकली रिड्यूस करने हैं, बिकॉज अभी करंटली 6 फंड्स में है। तो और अगर अच्छे कुछ हैं तो उसमें मैं कंटिन्यू रखना चाहूंगा। तो बेसिकली वही पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए मेरा क्वेश्चन था, और लॉन्ग टर्म का नजरिया है सर, 15 ईयर्स प्लस जब तक मैं रिटायरमेंट के लिए देख रहा हूँ, वेल्थ एक्यूमुलेट करने का मेन टारगेट है। बढ़िया हिमांशु, अच्छी बात है। तो सारे फंडामेंटल्स आपके सही हैं। इनफैक्ट 6 फंड भी कोई बहुत ज़्यादा तो हम नहीं कहेंगे, लोगों के 10-10, 12-12 फंड होते हैं, बट स्टिल इफ़ यू आर थिंकिंग कि थोड़े ज़्यादा हैं, रिव्यू किया जाए, ज़रूर करते हैं। और अभी पोर्टफोलियो की वैल्यू 1 करोड़ हो गई है। मंथली SIP आपकी 1.25 लाख के आसपास, मतलब 1,15,000 रुपये, विच इज़ अ गुड अमाउंट। 20 साल, हाँ, इतना वक्त आपको देना चाहिए ताकि आपका जो कॉर्पस है वो अच्छी तरह से ग्रो करे। राइट, तो सवाल सारे आपने बता दिए, आपकी फंड्स भी यहाँ पर हैं। अब हम पंकज जी का रुख करेंगे कि वो आपको क्या सलाह देते हैं। पंकज जी, तो काफ़ी एक्सरसाइज तो खुद ही कर ली यहाँ पर हिमांशु ने, समझते भी हैं शायद वो काफ़ी हद तक चीज़ों को, लेकिन स्टिल आपकी विशेषज्ञ सलाह चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए ऑलरेडी 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर चुके हैं और साथ में 1,15,000 की SIP भी कर रहे हैं। अगेन 12% के CAGR पर कैलकुलेट करूं, क्योंकि समय लंबा है, तो 20 साल में करीब ये 22 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकते हैं। और यदि अगेन 10% से स्टेप अप कर लेंगे तो उसी वक्त में यानी 20 साल में 31 करोड़ रुपए की उम्मीद की जा सकती है। तो आप एक अच्छी राशि इकट्ठा कर पाएंगे लॉन्ग टर्म में। और दूसरी बात है कि फंड सारे अच्छे हैं आपके पोर्टफोलियो में, कोई बदलाव की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है, पर फिर भी एक सलाह मैं आपको जरूर दूंगा कि क्योंकि आपका लार्ज कैप में काफी एलोकेशन ऑलरेडी है मल्टीपल फंड्स के जरिए, तो जो आपके पास कैनरा रोबेको लार्ज कैप फंड है उसे आप रिप्लेस कर सकते हैं कैनरा रोबेको वैल्यू फंड से। एक अलग स्टाइल मिल जाएगा आपको, क्योंकि लार्ज कैप में आपका जो निवेश है वो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप के जरिए भी हो रहा है, साथ में जो मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप है उसके जरिए भी आपको लार्ज कैप का एक्सपोजर मिल रहा है। और ये जो कैनरा रोबेको वैल्यू फंड है इसका भी एलोकेशन काफी हद तक लार्ज कैप में ही है, पर एक स्टाइल अलग है। तो ये एक बेहतर स्ट्रेटेजी होगी, बाकी दूसरा कोई बदलाव करने की यहाँ पर जरूरत नहीं दिखाई दे रही। जी, तो ये हिमांशु थोड़ी सलाह है सर की तरफ से। मोटा मोटा आपका पूरा पोर्टफोलियो अच्छा है, पहली बात तो बताइए उस बात की। कैनरा रोबेको लार्ज कैप से वैल्यू फंड से आप रिप्लेस कर लीजिए, बाकी चीज़ें अच्छी हैं, बस अपने निवेश को बनाए रखिएगा। और जो कैलकुलेशंस आपको बताए, अगर आप 20 साल के लिए निवेश कर रहे हैं तो 22 करोड़ रुपए आपको मिल जाएंगे। अभी के निवेश के लिहाज से थोड़ा स्टेप अप कर जाते हैं, 10% अगर हर साल बढ़ाते हैं तो फिर 31 करोड़ की रकम। और ऐसे सवालों पे हम अक्सर एक बात पूछते हैं कि क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का। खैर, ये एक मजाक के तौर पे, लेकिन बहुत बहुत बधाइयाँ, अच्छी प्लानिंग आपने की है, बढ़िया से आप समझ भी रहे हैं। एक अच्छा कॉर्पस अभी बना है और आगे इसको ले जाना चाहते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, तो ज़रूर आप अपनी इस यात्रा में सफल हों। चलिए फटाफट अगला सवाल लेते हैं। ये है मिस्टर शुभम दत्ता और ये कॉल आई है सिलीगुड़ी से। शुभम साहब, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछेंगे आज? हेलो शुभम जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद नहीं, तो शायद थोड़ा कॉल में डिस्टर्बेंस है, लेकिन उनका सवाल हमारे पास है। इस बीच अगर कनेक्टिविटी बेहतर होती है तो उनकी आवाज़ भी सुन लेंगे। 29 साल के हैं शुभम। अच्छा शुभम, मुझे बताया जा रहा है आप जुड़ गए, सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ, थोड़ा लाइन तो क्लियर नहीं है, फिर भी बोलिए, चलिए कोशिश करते हैं हम समझें आपको। थोड़ा मुश्किल हो रहा है। खैर चलिए, मैं आपका सवाल ले लेता हूं। आप बस अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो सुनते रहिएगा और पंकज जी की बात भी सुनिएगा। मंथली SIP 3,000 की है, शुरुआत की है अभी, 30 साल से कम उम्र है, 20 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, फंड सिलेक्शन पे सलाह चाहते हैं। तो अलग अलग फंड्स हैं इनका, कैसे हैं तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में 1,000 रुपये आप डाल रहे हैं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 1,000, SBI ब्लू चिप में 1,000, और एक मुश्त आपने निवेश भी किया है SBI ELSS टैक्स सेवर फंड के अंदर। और अगेन ये पोर्टफोलियो रिव्यू का एक रिक्वेस्ट है पंकज जी, तो क्या सलाह देंगे हम शुभम जी को? देखिए, तीनों फंड जिनमें SIP जा रही है अच्छे हैं, उनमें बिल्कुल बने रहें।
और एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना है आपको तो उन्हें बढ़ाएं। आप जो एक सवाल ये भी था कि क्या दूसरे एक्सिस के जो मैन्युफैक्चरिंग फंड और एक्सिस का स्मॉल मिड कैप फंड ऐड करना चाहिए, तो जरूरत नहीं है। एचडीएफसी मिड कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और एसबीआई लार्ज कैप फंड, इन्हीं में आप एसआईपी अमाउंट बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि 20 साल की आप बात कर रहे हैं तो अमाउंट बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 8,000 रुपया इकट्ठा है, 3,000 की एसआईपी कर रहे हैं, उससे आपके 20 साल में करीब 46 लाख रुपए ही इकट्ठा आपके करीब मतलब यहाँ पर 32 लाख रुपए, सॉरी माफ कीजिए, इकट्ठा हो पाएंगे। स्टेप अप करेंगे 10% से तो करीब 60 लाख रुपए आप इकट्ठा कर पाएंगे। तो क्योंकि 20 साल का वक्त है, जितना अधिक बढ़ा सके अमाउंट को बढ़ाते रहिए, ये बहुत ही जरूरी है। बाकी कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, इन्हीं फंड्स में एसआईपी का अमाउंट बढ़ाने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। ठीक है जी, तो आई होप आप हमें शुभम साहब सुन पाए होंगे और आपने चीज़ें नोट भी कर ली होगी। नहीं तो आप हमारे शोज़ को फॉलो कर लीजिए, हमारे फेसबुक, एक्स और तमाम अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आपको डिटेल मिल जाएगी। मैं एक और सवाल फटाफट ले लेता हूं इस बीच। नयन बगरेचा साहब है मुंबई से। नयन भाई सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, लाइन क्लियर है। चलिए सवाल बताइए आपका। हाँ जी, तो मेरा सवाल है कि मैं 30,500 की SIP कर रहा हूँ, उसमें लगभग 20,000 की SIP 10 साल से कर रहा हूँ और 10,000 और मैंने 1 साल में ऐड किया है। अभी मेरा 24 लाख का कॉर्पस है और मुझे 10 साल में 2 CR का रिक्वायरमेंट है। तो क्या ये SIPs बराबर है और क्या ये टारगेट अचीव होगा, और कुछ कम ज्यादा करना है या कुछ ऐड ऑन करना है तो आई कैन एडजस्ट अकॉर्डिंगली। जरूर नयन जी, तो आपके पोर्टफोलियो का फटाफट एक अच्छा सा रिव्यू करते हैं। पंकज जी क्या सलाह देंगे हम नयन जी को? ठीक है, मैं पहले स्कीम की बात कर लेता हूँ। देखिए स्कीम आपके पास जो है वो थोड़ी ज्यादा है और वो कम करनी चाहिए। ये सजेशन है 30,500 की SIP के लिए। मैं आपको 5 स्कीम बता रहा हूँ और अमाउंट बता रहा हूँ, उस हिसाब से करेंगे तो बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड में 6,000 की SIP, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट में 7,500, एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड में 6,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 6,000 और साथ ही टाटा स्मॉल कैप फंड में 5,000। तो आपकी जो सारी स्कीम है, 11 स्कीम मैंने कम करके उसमें से सिर्फ 5 रखी है और अमाउंट बता दिया है। इनमें रहेंगे तो ये अच्छा रहेगा, आपका डाइवर्सिफिकेशन जो है वो प्रॉपर रहेगा। और साथ ही है कि जो अमाउंट है वो भी आपको स्टेप अप करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बात कर रहे हैं 10 साल की, तो अगर आपको एक अमाउंट बड़ा इकट्ठा करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो टोटल अमाउंट अभी आपके पास 24 लाख का हो गया है प्लस SIP है, आप करीब 1,74,00,000 की उम्मीद रख सकते हैं यदि 10% से स्टेप अप करेंगे SIP में। अदरवाइज करीब 1,43,00,000 के आसपास बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। राइट नयन साहब, तो आपको भी शुभकामनाएं ढेर सारी। बस जो सलाह दी है पंकज जी ने उसे नोट कीजिए, जो फंड्स निकालने उन्हें हटाइए और इस यात्रा पर आगे बढ़ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। और अब वक्त है आज के टॉप 4 फंड्स का। पंकज सर क्या लाए हैं आज? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड और महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप फंड। ये 4 फंड्स हैं, मिलाकर बनाइए पोर्टफोलियो, या किसी को एक स्कीम भी चूज करनी हो इसमें से किसी भी एक स्कीम से भी आप SIP शुरू कर सकते हैं जी। तो 4 फंड, आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट फंड, एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज और मिड कैप और महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप। और पंकज जी ने जो अच्छी बात कही कि चारों की जरूरत नहीं है, अगर आपको शुरुआत करनी तो आप इनमें से कोई 1 या 2 फंड भी चूज करके अपनी शुरुआत कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। शुरू में हमें ETFs और इंडेक्स फंड के बारे में भी बताया। एट लास्ट ये आपके 4 फंड्स जो कि किसी के भी पोर्टफोलियो को जगमगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने सवाल हमें यूं ही भेजते रहिए। कोशिश हमारी लगातार जारी रहेगी कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को एक नए लेवल पर लेकर जाएं, ताकि आप अपनी लाइफ के गोल्स को अच्छी तरह अचीव कर पाएं। फिलहाल आज के लिए आपसे इजाजत लेंगे, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।